नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज विषय है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विदेश यात्रा पे गए हैं और उन्होंने वहां जाकर के सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और उनके खिलाफ काफ़ी कुछ बयान दिए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहना है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने देश का अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है, आरएसएस की हुकूमत चल रही यहाँ पे, किसी को काम नहीं करने दिया जाता, मेरी यात्रा में अड़ंगे लगाए गए, पुलिस के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सारी बातें की जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप निजी आरोप लगा सकते हैं, पॉलिटिकल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते जिससे देश बदनाम होता हो, देश अपमान होता हो। रेफरेंस के तौर पर आपको याद होगा, जब पिछली बार ब्रिटेन की यात्रा पे गए थे, वहाँ पे भी ये विवाद हुआ था। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के काफ़ी आपत्तियाँ की गई थी। जैसे उन्होंने ये कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, वैसे आजकल ये जुमला बन गया, दिन में 7-8 बार तो हर आदमी कम से कम बोल ही देता है कि लोकतंत्र खतरे में, उसकी हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र के बड़े ठेकेदार पैरोकार हैं दुनिया के देश, वो देख रहे हैं। इस पर घनघोर आपत्ति हुई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन क्या कर सकते हैं, वो यहाँ लोकतंत्र स्थापना थोड़ी करने आएंगे। ऐसा ही कुछ इस बार का फ्लेवर और कलेवर बनाया गया है, जिस पर भाजपा ने गंभीर आपत्ति दर्ज की और उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये कह रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या हम जब आलोचना करते हैं तो हमसे दिक्कत हो जाती है, राहुल गांधी को आप कुछ समझते ही नहीं है, फिर भी आपको उनकी हर बात पर आपत्ति होती है, और हम विदेश जाके ये बात नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, और ये क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। इसको लेकर के एक ज़बरदस्त तकरार और एक बहस शुरू हो गई है कि क्या कोई भारत का नेता जब विदेश जाए तो वो सरकार की आलोचना किस हद तक कर सकता है, पार्टी की आलोचना किस हद तक कर सकता है, संस्थाओं की आलोचना किस हद तक कर सकता है। क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि आपको इलेक्शन कमीशन बहुत ही फेयर लगे, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन सरकार के हाथों में बिक गया था। ऐसी तमाम सारे जो आरोप हैं, इन्हीं पे बहस है। आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। आइए सुनते हैं। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. प्राइम मिनिस्टर इज वन सच स्पेसिमन, इस पे भी आपत्ति है, स्पेसिमन शब्द पे। एक बात और उन्होंने कही, जो उनके अपनी संसद सदस्यता जाने पर थी, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से उनकी सांसदी जा सकती है। वो शायद पहले इंसान है जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है। आइए सुनते हैं। I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. तो ये कुछ दो अंश थे जो मैंने आपको उनकी स्पीच जो उन्होंने वहाँ दी उसके हमने सुनाए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ लंदन से जुड़े थे। पिछली बार जब वहाँ गए थे तो शिवकांत जी तो लंदन में ही रहते हैं, इस बार पता नहीं, हम भी पूछूंगा मैं कि अमेरिका गए थे क्या शिवकांत जी, तो कैसे समझा जाए। लेकिन इसके साथ ही पत्रकार प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है,
चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, ईडी, सीबीआई तो खैर आपके पार्टी के सदस्य लग रहा है बन गए हैं, और आप लोगों को राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कब्जा कर रखा हो। लोकतंत्र की तो हत्या 10-20 बार दिन में कम से कम होती है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? देखिए, ऐसा है नीरज जी कि एक तरफ तो भारत की बढ़त और बढ़ाई की बात हो रही है, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, चाहे वो 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी हो, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने देश के खिलाफ सुपारी लेकर, जिनकी फितरत ही भारत बदनामी करने का एक चरित्र बन चुका है, वो अपने असली चेहरे को बार बार उजागर करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हस्तक्षेप की मांग की, अब अमेरिका पहुंचे हैं तो कहते हैं कि देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में। बताइए फिर हिमाचल कर्नाटका कैसे जीत गए? फिर कहते हैं कि आज मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे ये कल्पना ही नहीं थी। मतलब कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के बाद भारत की न्यायपालिका पर भी हमला कर दिया, और यहां तक तो ठीक था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मोदी विरोध में भारत की नई संसद, भारत के सेंगोल और दंडवत प्रणाम, जो साष्टांग प्रणाम होता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाम हम अपने इष्ट देव को करते हैं या हम लोग करते हैं अपने माता पिता को, उसका भी अपमान करने का काम यदि कोई करता है तो मोदी घृणा करते करते देश की घृणा में उतर आना, इनकी दरअसल आपत्ति की उत्पत्ति ही इनकी प्रवृत्ति है। इससे पहले आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट हुआ तो सेना से सबूत मांगना, चीन ने भारत की सेना की पिटाई कर दी, ये इस प्रकार का वक्तव्य देना, तो बार बार मोदी विरोध करते करते भारत के विरोध में बोलना। और हमें देखिए, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी इतने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पर हां, जब वो विदेशी भूमि पर जाते हैं और भारत की न्याय प्रणाली पर या भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चुनाव जीतने के बाद सवाल खड़े करते हैं, तो लोगों में वो उस भाव को पैदा करना चाहते हैं जो दुनिया नकार रही है। आज अगर आप देखें हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, भारत का ऐसा एक आर्थिक स्थिति हम पहुंचे कि वर्ल्ड का ब्राइट स्पॉट हम माने जा रहे हैं। हर देश के अर्थशास्त्री हमें बोल रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा स्थिर है, परंतु खुद राहुल गांधी विदेश में जाकर इस प्रकार की भाषा बोलते तो उनका उद्देश्य क्या है? आपका मेरा झगड़ा हो सकता है, हमारे परिवार में झगड़ा हो सकता है, परिवार में जब झगड़ा होता है तो हम अपने पिता की शिकायत पड़ोसी के पास लगाने कभी नहीं जाते। मुझे लगता है राहुल गांधी को मोदी विरोध में देश विरोध पर नहीं उतर आना चाहिए। खुद ही कह रहे सजाद कि आप उनको इतना तवज्जो नहीं देते, फिर आप क्यों उतना रिएक्ट करते हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बता दे कि वो उनके लिए प्रासंगिक नहीं है, कांग्रेस पार्टी को उनसे शर्मिंदगी महसूस होती है और कांग्रेस पार्टी को वो नेतृत्व तो नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो रेलेवेंट पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी आज देश में सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, हालांकि इस पे डिस्प्यूट है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो इस फैक्ट को तो नकारा नहीं। हाँ, 2024 में जनता इनको डिस्क्वालीफाई कर देगी तो वो एक अलग विषय है, परंतु जब तक वो है उस स्थिति में तो क्या कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत की जो बदनामी है उसको करने का कम से कम महापाप उनसे जुड़े हुए लोग ना करें? नीरज मिश्रा जी, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे देश का अपमान होता है और संस्थाओं पे कब्जा, देश को आरएसएस चला रहे हैं, दंडवत प्रणाम पे भी कमेंट। आपको नहीं लगता कि कई बार बोलते बोलते राहुल जी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद पैदा हो जाता है और आप मतलब कंट्री के खिलाफ बोलने लगते हैं? अभी दंडवत प्रणाम पे क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करता हूं तो आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? नीरज जी, आपने जब इस डिबेट को ओपन किया तो आपने ठीक कहा कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो भाजपा के हवाले से बोल रहे हैं, जैसा भाजपा के लोगों ने कहा। आप उसमें यह बताना भूल गए कि सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने क्या कही। उन्होंने ये कहा कि देश के सामने जो चुनौती है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो स्कूली शिक्षा का जो बिल बढ़ता जा रहा है ये है, और जो साथ ही साथ अस्पताल के बिल बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे इस देश के सामने। तो कांग्रेस के हवाले से आप देश को ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ने तो देश के मुद्दों को सबके सामने रखा। जहां तक बात रही मोदी जी के विश्व गुरु, जो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु हैं, तो ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से आते ही चंद घंटों के बाद ऑस्ट्रेलिया की 18 यूनिवर्सिटियों ने भारत के छात्रों को एडमिशन देने से मना कर दिया है। जो ये अमेरिका की बात कर रहे थे कि जो बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांग रहे थे, जो बाइडेन की जो सरकार है वहां जब हिंदुस्तान का आदमी वीजा लगाता है तो उसे 5 साल लगते हैं, किसी और मुल्क का आदमी अगर लगाता है तो 15 दिन में वीजा मिल जाता है। तो विदेश नीति के मामले में
ये सरकार कम से कम ये आपको किसने बताया कि अमेरिका का वीजा 5 साल में मिलता है? ये तो आप पब्लिक रिकॉर्ड की बात है। पब्लिक रिकॉर्ड कहां से आप ये निकाल के लाएंगे 5 साल में वीजा मिलता है? मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं या दिखाइए, आप बताइए ना किसको 5 साल लगता है वीजा लेने में अमेरिका का? मैं आपको दिखाता हूं, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। सारी दिखाइए। आपने कहा महंगाई बहुत ज्यादा है, कैसे आपको पता लगा महंगाई बहुत ज्यादा है? नीरज जी, ये तो बिजनेस चैनल है, अब आप फैक्ट्स को राइट कर देते हैं, तो बिजनेस चैनल है। हाँ। आप देश को ये बताइए जरा, एनएसएसओ ने 2004 के बाद जो बेस ईयर था उसको बढ़ाकर 2011 किया। हाँ। अब जो नए आंकड़े निकाले हैं उन्होंने उसको 2017-18 कर दिया। तो बेस ईयर तो चेंज होगा ना दोस्त? सुनिए ना नीरज जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने धारा प्रवाह एक आदमी को बोलने दिया, कम से कम हमें थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। नहीं, आप ऐसी बातें ना बोलिए ना कि ये तो मैं इसलिए मैं चुप रहा हूँ। आप कंटिन्यू करिए, शहजाद जवाब देंगे आपकी बात। बोलिए। देखिए, तो जब आप आंकड़ों को इक्वेट करेंगे 2017 के बेस ईयर से, तो जो हमारे समय पर ये 11% महंगाई बताते, आज 17% महंगाई है, और उसके ऊपर सब लोगों ने चुप्पी थामी हुई है। जहां तक ये बात रही कि देश की संस्थाओं के ऊपर किस तरीके से एक विचारधारा का कब्जा है, तो साफ दिखता है। जब अभी नए संसद का उद्घाटन था, तो क्यों देश के अंदर एक जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जब इसकी नींव रखी जानी थी, तो एक दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये वही संघ की वो जो मनुवादी विचारधारा है, क्या ये उसी का झलक था? तो राहुल गांधी जी जब ये बातें करते हैं, वो सारी तथ्यों के साथ बात करते हैं। और एक बात और नीरज जी, जो बताना बड़ा जरूरी है, ये जो कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी वहां जाकर एड्रेस कर रहे हैं, ये कोई डिप्लोमेटिक प्रोग्राम नहीं है। वो यहां से सरकार के नुमाइंदे बनके वहां नहीं गए हैं। ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कांग्रेस का एक अंग है, ये उनके कार्यक्रम है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग वहां एड्रेस कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा से मेल खाने वाले लोग, जिनको पता है कि आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और ये सरकार और जो मीडिया है, ये आपको उन सवालों के ऊपर बात नहीं करने देगा। तो जो मंच है, उस मंच पर बात की जा रही है। अगर यही सवाल आप सुनिए नीरज जी, हो गया ना आपका। अभी तो एक धारा प्रवाह इतनी देर से बोल रहे हैं, जवाब लेना इंटरेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर चुनावी रैली टाइप का लगेगा। अभी 3 मेहमान हमारे बैठ के सुन रहे हैं रैली, ऐसा थोड़ी चलेगा। सवाल ये है सर, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी बात को फैक्ट से रखिए। अभी आप कर्नाटक में चुनाव जीते ना, अगर इलेक्शन कमीशन इनके पक्ष में होता तो आपको जीतने देता क्या? आप जीते ना, लोकतंत्र ना, डेमोक्रेसी थी, आप जीते, अच्छे बहुमत से जीते। नीरज जी मैं जवाब दे दूं? नहीं, अभी सुन लो महाराज क्वेश्चन। इसी देश में बहुत जगहों पर आप बैठ के अपनी बात रखते हैं, हमारे चैनल पे बैठे हुए, डेमोक्रेसी है ना, है कि नहीं है? ऐसे में 20 चैनल और 250 यूट्यूब चैनल गिना दूं जहां बैठ के आप लोग बात अपनी रखते हैं। डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं कि मर गई। डेमोक्रेसी ना होती तो आप चुनाव नहीं जीत पाते। खैर, अब ये सब जवाब मेरे को नहीं देना, क्योंकि मीडिया में आपने कहा था इसलिए मैंने कहा। शहजाद जी जवाब दीजिए, एक लाइन का जवाब दे देने दीजिए। शहजाद जी आपने बार-बार इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया। नीरज जी, शहजाद जी से आपकी और उनकी चलेगी, मैं बीच में नहीं आऊंगा। आप हाँ बताइए शहजाद जी, आप जवाब दीजिए, फिर आप नीरज जी बोलिए। देखिए 2-3 बिंदु पे जवाब देता हूं, क्योंकि बाकी मेहमान भी बाकी है उनको बोलना। देखिए, महंगाई को लेकर पूरे देश को पता है, अगर आप महंगाई का दर निकाले तो आज 5% से कम की दर पर है रिटेल इन्फ्लेशन, एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन, जबकि मनमोहन सिंह जी के 2012 से 14 में 9 बार 10% के ऊपर रहा और एवरेज इन्फ्लेशन 8.5% रहा। चलिए आते हैं बेरोजगारी की दर पर। बेरोजगारी का दर CMI डेटा, हालांकि मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता, पर क्योंकि ये लोग ही CMI डेटा बोलते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जहां पर कर्नाटका में हमारी सरकार गई है, मार्च 2023 का पढ़ रहा हूं, 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश में 3.7, राजस्थान में 26.4, बिहार में 17.6, दिल्ली में 9.7। तो कौन है अनएम्प्लॉयमेंट पर? और अनएम्प्लॉयमेंट पर तो वहां पर ऐसे धरने कर रहे राजस्थान में कि प्रियंका वाड्रा का पीछा करते करते लखनऊ तक आ गए थे। सचिन पायलट से पूछे, वो ही बताएंगे आपको कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं और वहां पे भविष्यों का क्या हो रहा है, युवाओं का। अच्छा, एक बात तो राहुल गांधी ने सही कही, कहते कहते उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ 1980 के दशक में, मान्यवर किसकी सरकार थी? वार्ड लेवल से लेकर संसद तक केवल और केवल कांग्रेस की सरकारें थी। इंदिरा जी की थी, उसके बाद राजीव जी की थी, और आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ट्राइबल की बात ये लोग कर रहे हैं, अरे ट्राइबल की बात वो लोग ना करें जिन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, और आदिवासियों की बात वो ना करें जो लोगों ने पहला संबोधन राष्ट्रपति का बॉयकॉट किया, और घूम फिर के मुद्दे पर आ जाते कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। मैंने 15 अगस्त में भी राष्ट्रपति
ठीक है, इस पर अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। नहीं, एक एक करके मतलब जवाब लेते रहने फिर बहुत लंबा हो जाता। बोलिए नीरज जी। नीरज जी, ऐसा है, हाँ राजस्थान का जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, हाँ। ये मोदी जी का वो आंकड़ा भी तो बताते हैं जो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी। आज 9 साल हो गए, 18 उसका भी करोड़ बताता नौकरी हूं। दे दी होती चलिए। तो देश के अंदर ये आंकड़े आपको दोबारा दिखाने बताता नहीं हूं। होते। और शहजाद भाई क्योंकि सुनते नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग पुराने बेस ईयर से बात करते तो महंगाई दर 16-17% के पार है, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। जहां तक सारी बात रही कि आदिवासी और दलित के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं, हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि रामनाथ कोविंद जी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पर एक ऐसे अध्यादेश के ऊपर साइन कर गए कि आदिवासी की जमीन मोदी सरकार हड़प लेगी और उसके बारे में वहां की ग्राम पंचायत से भी पूछा नहीं जाएगा। उसको कब बिल लाने वाले हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि देश के आदिवासी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपका उनकी जमीनों के ऊपर किस तरीके से आपका लालच है, वो उनको सब समझ आ रहा है। तो शहजाद भाई सुनिए, पढ़िए और फिर बात करिए, क्योंकि देश के सामने जो मुद्दे हैं अब 9 साल में उनके जवाब देने होंगे। इधर उधर की बातें 9 साल तक चल गई, अब सिर्फ जवाब देने की बारी है और जवाब देंगे तो आगे की बात होगी। शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि 2 करोड़ की नौकरियों का हर वर्ष हर समय ये लोग बात उठाते हैं। मैं थोड़ा सा फिगर्स देकर बताना चाहता हूँ। ईपीएफओ के न्यू सब्सक्रिप्शंस जो जोड़े गए हैं 5.28 करोड़ न्यू सब्सक्रिप्शंस की बात करो ना, पुराने नहीं, जो फॉर्मलाइजेशन का डेटा है। 23 लाख जॉब्स केवल स्टार्टअप्स में पैदा हुए, क्योंकि 700 से 80 हजार स्टार्टअप हुए। 35 करोड़ मुद्रा लोन दिए। सोचो कि एक जॉब अगर 3 लोन पर भी जनरेट हुआ तो उसका आंकड़ा जोड़ लो। हाईवेज की रफ्तार 3 गुना बढ़ी है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन, तो उसमें 1.1 लाख मैंडेज ऑफ जॉब्स तैयार हुए हैं। 7.22 लाख जॉब्स गवर्नमेंट में दिए गए, जिसमें 3.5 लाख जॉब्स रेलवे में दिए गए और 10 लाख अनाउंस किए गए, जिसको 71 हजार में दिए जा रहे हैं। एमएसएमई का आंकड़ा आपको बता देता हूं। उद्यम पोर्टल में 2014 में 52 लाख जॉब थी। आज 2022 में उस पोर्टल में 94 लाख जॉब्स की संख्या वहां पर दिखाई देती है। मैंने तो गिनवा दिया, अब आप राजस्थान का गिनवाइए। वो छोड़िए, राजस्थान का तो गिनवाना दूर है, आप बता दीजिए। सिखों की बात राहुल गांधी ने की, जगदीश टाइटलर आपकी पार्टी में, जगदीश टाइटलर पर क्या कार्रवाई करिएगा, जरा बताइए। नीरज जी बातों बातों में इन्होंने असली बात आपके सामने रख दी। इस सरकार ने जो सारी नौकरियां दी हैं वो 7.72 लाख हैं। ईपीएफओ में जब एक प्राइवेट आदमी भी नौकरी के लिए जाता है तो वो अपना योगदान देता है। अगर देश के अंदर स्टार्टअप हुए तो मोदी जी ने वो स्टार्टअप नहीं कर दिए। वो जो देश की जो युवा शक्ति है वो उसने देखा कि एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने रास्ता ठान लिया। सरकारी महकमे में जॉब्स कितने होते हैं मेरे भाई? आप अपनी गिनवा दो। अब बताइए नीरज जी, अगर इस प्रकार की बातें होंगी एक इकोनॉमिक चैनल पर, एक बिजनेस चैनल पर, मैं क्या बताऊं? नहीं, जैसे महंगाई बढ़ने के लिए सरकार दोषी है। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ सरकारी जॉब्स क्यों नहीं दी, बताइए। नहीं, 2 करोड़ सरकारी जॉब्स कभी कोई दे सकता है? कौन, क्या बात कर रहे हैं नीरज जी? ये शहजाद जी, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार और जॉब के पहले डिफरेंस को तो जान लीजिए। रोजगार और जॉब का डिफरेंस तो जान लीजिए। आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। अगर फैक्चुअल बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी हर साल। आज उसके ऊपर भाजपा के लोगों अरे कहां ये 2 करोड़ नौकरी और रोजगार के बीच का अंतर नहीं जानते नीरज जी? किसको हमने बुला रखा है आज? ये आप लोग बोलिए कि आप लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप देश की जनता के सामने जवाब रखेंगे। आपने अपना अभी तक अच्छा, मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। आप सिर्फ एक आखिरी सवाल नीरज जी, एक आखिरी सवाल आपकी अनुमति से। एक आखिरी सवाल। इन्होंने हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला को और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कितने घरों में पहुंच गया? या राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी का बोला था। नीरज, कांग्रेस वाले बताइए कितने घरों को दे दिया आपने 300 यूनिट बिजली की दर बढ़ा दिया हिमाचल में? शहजाद जी को यह जानकर खुशी होगी कि 15 लाख छोटे किसानों का जो कर्ज था वो राजस्थान की सरकार माफ कर चुकी है। आप लोग तो आकर सिर्फ हवा में बात कर देते हैं। आप उस चीज को बिल्कुल किसानों के 15 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। ये कौन से साल में किए आप बताइए जरा? 2021 में। कहां से आंकड़ा बताइए? आंकड़ा कहां से? ये सरकारी आंकड़ा सोर्स क्या है इस आंकड़े का? ये राजस्थान सरकार का आपकी सरकार के आंकड़े मान लीजिए जी। और रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, बात करते रहेंगे। आप दोनों लोग रुकिए सर। अभी 15 मिनट आप राजस्थान में किसान कितने बताइए? 15 मिनट्स गुड इनफ है। आप दोनों को मैंने दिए अनइंटरप्टेड, जी जी, है ना। हिमाचल प्रदेश सरकार जीतते ही वैट बढ़ा दिया गया था।
ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। महंगाई बढ़ाने वाला होता है वैट, महाराज नीरज जी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अरे अभी बीच में नहीं बोलने का सर, अभी मेरे को शिवकांत जी से बात करनी। वहां जरूरत थी ओपीएस की, वो ज्यादा जरूरी था। तो अच्छा, ओपीएस की जरूरत है तो आप महंगाई बढ़ा के करेंगे ना, कहते हैं वो आप उसको बढ़ा के करेंगे ना, तो फिर इसमें फिर फ्रीबी का ज्ञान मत दीजिए। सुनिए ना, 80% कमीशन खाने वाली जो जयराम ठाकुर की सरकार थी, उसने वहां राजस्व की क्या स्थिति की? नीरज मिश्रा जी, नीरज मिश्रा जी, अर्थशास्त्र प्लीज मुझे मत समझाइए। आप वैट बढ़ा के दूसरी चीज फ्री में दे रहे हैं ना, ये आपने कहा था क्या? घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं ओपीएस देने के लिए 5 रुपए वैट बढ़ाऊंगा। एक बात मुझे नीरज, आपने लिखा है कि बेंगलोर में रेडी रेकनर बढ़ा के मैं फ्री बीज बांटूंगा। अभी आप शांत रहिए सर, आप मुझे ये बताइए, नहीं मैं क्यों बताऊंगा आपको? हवा में से राजस्व लाएगी? तो हवा में से आएगी क्या? इधर नौकरियां हवा में बट रही है क्या? नौकरियां हवा में बट रही है क्या? एक मिनट महाराज, मंत्री जी को नीरज मिश्रा जी, आपने बहुत सही बात कही, मैं आपके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए। हवा में कुछ नहीं होता। और मैं और अप्रिशिएट करता हूं मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने कहा था पैसे पेड़ में नहीं लगते हैं। मैं 100% एग्री हूं उनसे कि पैसे पेड़ में नहीं लगते सर, आपको एक जगह से कटौती करके दूसरी जगह करना पड़ेगा। अगर आज जी इस पे भी एग्री करिए कि नहीं, इस पे उस पे अगर घुमाई फिराई बात मत करिए। अगर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो अगर 80,000 स्टार्टअप बने, उसका इकोसिस्टम भी इसी सरकार तैयार किया। अभी शांत रहिए, शिवकांत जी को दिखाइए, नीरज मिश्रा जी शांत रहिए। केंद्र सरकार की चरण वंदना क्यों करेंगे? हम लोग तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। नहीं, आप तो फैक्ट पे आप स्वीकार करिए ना कि हम इधर से लेके उधर दे रहे हैं, तो फिर क्या अंतर रह गया आप में? फ्री बीज का मतलब क्या है? शिवकांत जी, अरे छोड़िए ना सर, शिवकांत शर्मा जी, सर ये हर बार का एक विवाद हो गया है कि जब भी विदेश जाते राहुल गांधी जी तो एक विवाद हो जाता है। अब इस बार आप अमेरिका में नहीं थे, हमको लगता लंदन में ही रहे हैं, तो आपने लेकिन सुना होगा, आपने ध्यान से इसका अनुशीलन किया होगा। क्या है विवाद? आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे देश का अपमान हुआ है और उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए? शिवकांत जी, देखिए, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पे नहीं गए हैं, ये उनकी निजी यात्रा है, वो विपक्ष के नेता हैं, तो वो सरकार की पैरवी तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर वो ध्यान रख सकते थे। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, व्यंग्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए स्पेसिमन यानी नमूना शब्द का प्रयोग करना, तो जिस मोहब्बत की दुकान खोल करके उन्होंने वहां अपना भाषण शुरू किया था और पूरे भाषण में संपुट की तरह मोहब्बत की दुकान खोलते रहे, जबकि उनको हैकल भी किया गया, तब भी वो मोहब्बत की दुकान ही खोले हुए थे। उस मोहब्बत की दुकान में जब नफरत भरा शब्द निकलता है तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। उनकी बातों में थोड़ा अंतर्विरोध भी है। ये सही बात है, आप ईडी सीबीआई का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, एक तरफा प्रयोग हो रहा है, ऐसा लगता है, जिसको लेके वो शिकायत कर सकते हैं। और उस शिकायत का मुझे लगता है सत्तारूढ़ पार्टी के पास और सरकार के पास कोई वैलिड जवाब नहीं है। लेकिन बाकी जो संस्थाएं हैं, आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप तमाम पुलिस पे आप सवाल उठा सकते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि वो किसी के कब्जे में है। तो फिर आप अमेरिका में जाके क्यों कह रहे हैं? यही शिकायतें तो ट्रंप को हैं। ट्रंप आपसे आके शिकायत करते हैं क्या? एग्जैक्टली वही शिकायतें ट्रंप को हैं। वो वहां जो है हर सभा में कहते हैं कि इनका ये जो डीप स्टेट है, हर चीज पे डीप स्टेट का कब्जा है और डीप स्टेट मेरे पीछे लगी हुई है। तो ये एक तरह से उसी तरह की बात अमेरिका में जाके करना। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो ये तो ठीक है, आप किस देश में जाके, अगर आप सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हैं तो फिर आप गलत जगह जाकर के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना। अमेरिका में तो सरकारी रोजगार काटने के लिए झगड़ा हो रहा है, वहां तो डिफॉल्ट होते होते बचा है देश। वो क्यों डिफॉल्ट हो रहा है? कि वो खर्चे में कटौती चाहते हैं। और खर्चे में कटौती का मतलब क्या है? जो सरकारी जितने भी वहां कामकाज हैं, उसमें जो भी नौकरी करें उन सबको निकालो। क्योंकि देखिए, यूरोप में और अमेरिका में, और ये सच है कि सरकारी नौकरी जरूरी है एक हद तक, उसके बाद सरकारी नौकरी आधी खैरात होती है। अगर आपको नौकरी पैदा करनी है, रोजगार पैदा करने हैं, तो वो निजी उद्यम से ही रोजगार पैदा होंगे। आपने किसी को जमीन देने देते हैं ना, आप उद्यमियों के खिलाफ जो है आप 24 घंटे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आपको जो है वो पैसे वाले लोग सुहाते नहीं हैं।
क्योंकि भाई जो कारोबार करेगा वो पैसा कमाने के लिए तो कारोबार करेगा ना, खैरात बांटने के लिए तो नहीं करेगा। जब आप कारोबार के खिलाफ इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, आप जो निजी उद्योग हैं उनको पनपने नहीं देना चाहते, रोजगार कहाँ से आएंगे? जिन जिन सारे राज्यों में तो सरकारें नहीं है ना, बीजेपी की 6 राज्यों में सरकारें हैं फिलहाल, बाकी इतने सारे राज्य हैं, उनका आंकड़ा क्या कहता है? वहाँ कितने, बंगाल में कितने उद्योग लगे हैं? पंजाब 1 साल हो गया, मुझे बताइए कितने उद्योग लगाए हैं पंजाब में? पंजाब एक तरह से कंगाली के कगार पर है। क्या किया है उन्होंने 1 साल में? और अब कर्नाटक में आप देख लेंगे, बिहार में देख लीजिए, तमाम इस तरह के राज्य हैं जहां आप रोज उद्यम लगाते क्यों नहीं भाई? आप देखें, मैं चीन का उदाहरण देता हूं। चीन में किस तरह से उद्योग पनपा है। चीन में जो मेयर हैं, और 300-400 बड़े शहर हैं, हर शहर का, हर जिले का मेयर वो compete करता है दूसरे जिले के, दूसरे शहर के मेयर से, उद्यम केवल देश के उद्यम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम को आकर्षित करने के लिए। करेक्ट। और हर साल ऑडिट होता है कि किस शहर ने कितने उद्योग अपने यहाँ लगाए, इससे रोजगार बढ़ा है। जी। जो 80 करोड़ की जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं चीन में, वो इस तरह से उठे हैं। हमारे यहाँ सर फुटबल हो रहा है कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मुफ्त जो है सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसको पैसा मिलेगा नहीं। पैसा बांटिए, बड़ी अच्छी बात। उन्होंने एक और बात कही थी जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मिनिमम इनकम की गारंटी हर व्यक्ति को भारत में होनी चाहिए। इसका समय आ गया। लेकिन मुझे ये बताइए, 30 लाख करोड़ आपका राजस्व था कुल मिलाकर के इस साल। यस, करेक्ट। 40 लाख करोड़ आपने खर्च किया, 155 लाख करोड़ आपके ऊपर उधार है। आप कहां से पैसा लेके बांटेंगे? आप जीएसटी से पैसा लेके बांटेंगे? जीएसटी से पैसा लेकर सरकार, शिवकांत जी, इसके ऊपर भी देखिए आप पड़ेगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कहां से लेंगे पैसा, ये तो बताइए। पैसे तो कहते रहे नीरज जी, पेड़ पे थोड़े उगते हैं। इधर लगाएंगे तो इधर टैक्स लगा के वापस लेंगे। ये जो कड़वी सच्चाई है राजनीति की कि मैं सब कुछ फ्री बांट दूंगा, इस पे तो बहुत सारे हम लोग चर्चा कर चुके। आप भी एक चर्चा में शामिल थे। दरअसल क्या है ना कि जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। आप दिन भर पानी पी पी के उद्योगपतियों को गालियां देंगे और उसके बाद कहेंगे कि रोजगार नहीं है। अगर इकोसिस्टम कोई बन रहा है स्टार्टअप का, बहुत सारे, अभी बायजूस को मार्कडाउन किया गया है 62% एक दिन में। गरियाइए उनको फिर आप। ये तरीका होता है, इकोसिस्टम ऐसे ही डेवलप होता है। कोई स्टार्टअप मार्कडाउन होता है, कोई मार्कअप होता है। 4 और बताऊं स्टार्टअप जिन्होंने आप बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं, पिक्सल करके कंपनी अभी पैसे, तो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। लेकिन बाहर मूल मुद्दे पे आते हैं हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी। ये क्या एक रिवायत बन गई है या 2024 के चुनावों का असर है कि आप, जैसे शिवकांत जी कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि आप अपने देश में तो कह ही रहे हैं ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि वो ऐसा कोई अंतर थोड़ी, जो यहाँ कहते हैं वहाँ वही कहते हैं, लेकिन स्थान का फर्क होता है। आप हर जगह हर बात नहीं कह सकते ना, प्लेस वैल्यू भी एक होती है। क्या राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं या बीजेपी को जरूरत से ज्यादा मिर्ची लग रही है? हर्षवर्धन जी पहले आप, फिर प्रेम कुमार जी। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी एक उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हम बिना किसी बहस के, मैं तो कम से कम ये मानता हूं कि लाभ की स्थिति में आ गए हैं। और राजनीति में लाभ की स्थिति में पहुंचना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राहुल गांधी जो 2019 का चुनाव हारे, उसके बाद लगातार हारते रहे। कमाल की बात यह है कि अब इसकी भी चर्चा बड़ी कम होती है। गुजरात की चर्चा ही नहीं होती, हिमाचल और कर्नाटक की ही चर्चा होती है, जहां हर बार सरकारें बदलती हैं। मतलब हिमाचल और गुजरात में सरकार नहीं मिला, ये जरूर है। लाभ की स्थिति में राहुल गांधी आ गए, क्योंकि अब वो एक उस भूमिका में पहुंच गए हैं जहां वो न पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब तो सांसद भी नहीं रहे। वो अमेठी से भाग नाट गए थे, शायद उनको हार की आशंका हो गई थी, तो वो कह रहे हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा, संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। न्यायालय पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी का न्यायालय नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न्यायालय नहीं है। लेकिन वो लाभ की स्थिति में कैसे हैं? इस तरह से बोलने से एक बड़ा वर्ग, और अगर उसको बहुत स्पेसिफिक कहें तो देश भर में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी को मानने लगा है, कांग्रेस को मानने लगा है कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब चूंकि अलग अलग सेकुलर वोट बैंक के लिए जो मारा पीटी है, उसमें बड़ा वर्ग है।
अब ये जब जाते हैं, और मैं तो उसका जवाब राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? मेरी और चीजों पे तो आपत्ति अलग है। सीए नागरिकता कानून पर वो बात कर रहा था, जिन्होंने भी सवाल पूछा, जिन सज्जन ने, कोई मुस्लिम मित्र थे, वो भारतीय मूल के रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। बताया कि भारत से कोई मुसलमान भाग के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कहीं और की नागरिकता नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। और भारत से भाग के कोई दूसरे देश की भी नागरिकता नहीं ले रहा है, चाहे जितना विकसित देश हो। आप ये बात नहीं बता रहे। और अगर आपको सचमुच कानून व्यवस्था की स्थिति, नफरत की बात करनी थी, और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो नफरत के पैमाने हैं कैसे तय होंगे? दो ही तरीका होगा, या दंगे हो रहे हो चारों तरफ और किसी एक वर्ग को दबाया जा रहा हो। तो रिकॉर्ड उठा के देखिए तो कांग्रेस के समय से अभी की स्थिति बहुत बेहतर है। 2014 के बाद तो दंगे सुनने को नहीं मिलते हैं। दूसरा तरीका क्या है? सरकारी योजनाओं में भेदभाव, सरकार मुस्लिमों के लिए एलोकेशन बढ़ गया, और जितनी स्कीम्स हैं उसमें चूंकि गरीब वही है, नीचे से जाता है, 2011 के सेंसस के आधार पे होता है, तो मुस्लिमों को हिस्सेदारी। आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही, बार बार बीच में ब्रेक हो रहा है, मैं रिकनेक्ट कराता हूं आपको, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। प्रेम कुमार जी, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो डर रहे हैं, ये सब बातें विदेश की धरती पर, ये क्या है? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? देखिए नीरज जी, विदेश की धरती पर इकलौते राजनेता नहीं है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा, या तो नियम बना दिया जाए कि विदेश की धरती पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर विदेश की धरती पर चर्चा हो रही है और सच बात बोलने से परहेज किया जाए तो फिर उस चर्चा के कोई मायने ही नहीं है। अगर हमारे देश में बार बार संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र आ रहा है कि कर्नाटक में खुलेआम बजरंगबली के नाम पर वोट मांगे गए, चुनाव आयोग देखता रहा, तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो ये सवाल खत्म हो जाएगा क्या? भाई न्याय, आजम खान का उदाहरण मौजूद है, उनकी विधायकी चली गई, और हेट स्पीच के लिए, जो वो हेट स्पीच थी ही नहीं, तो न्यायालय पर सवाल खत्म हो जाएंगे क्या? 88 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर इसलिए डाले गए कि वो जेल से बाहर ना आ सके, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके उनको रिहा करने का आदेश देना पड़ा, और उन्होंने जो निचली अदालत पर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या अदालत पर सवाल खड़े नहीं होंगे? ये अलग बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको नियंत्रित भी किया, लेकिन सवाल खड़े नहीं होंगे। क्या आजम खान वाला केस राहुल गांधी पर लागू नहीं होता? कल उनकी हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच नहीं मानी जाएगी, तो जिस आनंद फानन में उनकी सदस्यता ली गई है वो सवाल नहीं उठता। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा जो हुआ है हमारे साथ, हम उदाहरण है कि हम पर जरूरत से ज्यादा ये किया गया है, बोलने के लिए सजा दी गई है, तो ये क्या गलत है? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, एक मिनट रुकिए ना सर। जी, राहुल जी उसी अदालत में जिस एरोगेंस के साथ थे, वो आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के मंत्री कई सारे जेल में बंद, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। महाराष्ट्र में कई सारे एनसीपी के नेता जेल में बंद, उनको जमानतें नहीं मिल पा रही थी, 2 साल बाद मिली हैं। तो इसका मतलब देश की सारी अदालतें कंट्रोल्ड हैं, आप ये कह रहे हैं? लोकतंत्र नहीं चल रहा है यहाँ पे? देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, केस खुद ब खुद कह रहा है। कैसे कह रहा है? तो मनोज सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल जाती? मनीष सिसोदिया सुन लीजिए, क्यों सेलेक्टिव ढंग से सत्ता के खिलाफ वाले राजनीतिक दल के नेता ही जेल में बंद हैं, और क्यों नहीं उन्हें जमानत मिल रही? केसेस चीख चीख कर ये बात करें, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है नीरज जी। नहीं, फर्क समझिए प्रेम कुमार जी, आपका ये आरोप हो सकता है कि हमारे लोगों को टारगेट, लेकिन अदालतें कैसे कंट्रोल में, ये बताइए ना, जमानत क्यों नहीं मिल जाती फिर? मैं बिल्कुल नहीं किसी पर आरोप लगा रहा हूं। अभी लगाया कि सच बोलने की सजा क्या है, तो सच तो ये बोल रहे हैं वो कि अदालतें बिकी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है यहाँ पे, यही तो सच वो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सच बोलने की उनको सजा मिल रही है। मैंने तो उदाहरण रखते हुए उन बातों की पुष्टि की है जो राहुल गांधी ने कही है। उदाहरण रखने, आरोप लगाना थोड़े है। तो सर मैं भी उदाहरण रख रहा हूँ ना, मैं भी उदाहरण रख रहा हूँ, मैं भी उदाहरण रख रहा हूं कि जो लोग जेल जाते हैं फिर उनको जमानत क्यों नहीं मिलती? क्या फिर आप खुल के कहिए ना उदाहरण के थ्रू कि सारी अदालतें
जज साहब जो है पूछते हैं पहले मोदी जी से कि ये फैसला देना क्या दूं, मैं लिखूं कि ना लिखूं। चंद्रचूड़ जी ने एक टीवी चैनल के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव में उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल पूछा गया कि आप लोगों के ऊपर दबाव रहता है क्या? तो महामहिम जी ने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, वरना मैं फैसले नहीं दे पाता। अब या तो मैं फेस वैल्यू पे उनकी बात को निकाल लूं, मानू नहीं कि जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं वही सही है। नहीं, यही सवाल नीरज जी, मैं आपसे कहूं कि नीरज जी आप पर कुछ दबाव रहता है तो आप भी वही बोलेंगे जो चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं। अब तो बोलेंगे भाई सजाद जी जवाब दीजिए। ये नहीं, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। नहीं, प्रेम कुमार जी अब आप फंस गए। अब आप ये खुल के कह रहे हैं कि सारी अदालतें बीजेपी और उसकी सरकार कंट्रोल आरएसएस के इशारे पर कंट्रोल हो रही है। अब बताइए आप। मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो कहा बहुत ही तुरंत और छोटा जवाब दूंगा, फिर प्रेम कुमार जी इस पे जवाब दे दे। मैं तुरंत और छोटा जवाब दूंगा। प्रेम कुमार जी, यदि आपकी ये थ्योरी है कि सारी कोर्ट्स के अदालत के फैसले हमारे कहने पर आते हैं, तो मनीष सिसोदिया को जब जेल में डाला गया और वो वहां पर बेल नहीं पाए, तो कांग्रेस की पार्टी दिल्ली कांग्रेस ने सबसे पहले पोस्टर चिपकाए कि बहुत सही कार्रवाई हो रही है। तो भाई साहब आपको तो उसको स्टैंड को बदल देना चाहिए तुरंत से कि ये देखिए नहीं, मनीष सिसोदिया के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। वहां पर चमत्कार और दूसरी जगह गुनहगार क्या। और मान्यवर नीरज जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, हर्षवर्धन जी जानते हैं कमिटेड जुडिशरी कब इस्तेमाल किया गया था, जब एचआर खन्ना को बाईपास करके एएन रे, बहारुल इस्लाम, रंगनाथ मिश्रा जैसे जजेस बने। बहारुल इस्लाम का किस्सा तो पूरे देश को पता है, कभी जज कभी एमपी, कभी जज कभी एमपी, किस प्रकार से ये खेला गया। तो मेरा मुंह मत खिलवाइए। पर हां, आज मैं पूछना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, यदि ये सारी चीजें इतने ही तरीके से हो रही तो 14 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, खारिज कर दिया इनकी याचिका को। सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं है आपको। और मेरा केवल कहना यह है कि आपकी जुडिशरी, हमारी जुडिशरी के बारे में आप किसी और के घर में, किसी और जगह पर जाकर आप उसको गाली देने का काम करते हैं। क्या कभी किसी अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन ने भारत की भूमि पर आकर अपनी जुडिशरी, अपने उसके सिस्टम की बात की है? नहीं करता है कोई। यह राजनीतिक अपरिपक्वता है। देखिए शहजाद जी, आप सत्ता में हैं, आपका हमसे सवाल पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यवस्था विदेश जाकर के भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस करने वाला बयान दे सकते, प्रधानमंत्री, आम नागरिक नहीं, तो फिर कोई उदाहरण बाकी नहीं रह जाता दूसरी की ओर उंगली दिखाने का। आपको अपने अंदर मैं उसका संदर्भ आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री रहते हुए प्रेम जी, दूसरी बार आपने इसका जिक्र किया, पर शर्म होने की बात की जाती है। दूसरी बार आपने इसका नहीं, दूसरी बार नहीं, मैं पहली बार दूसरी बार इसका जिक्र किया। इसका एक सेकंड, चलिए मैं आपको बताता हूं। प्रेम जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने किसी संस्था पर जाकर सवाल नहीं उठाया, पर जहां तक ये भाव है, ये भाव तो आज भी कांग्रेसियों में है। बताइए, हम मानते हैं 5000 सालों से गत ये देश एक राष्ट्र है। क्या कांग्रेसी मानते हैं 5000 सालों से है? वो तो कहते हैं राष्ट्र ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो अपने आप में ही वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं भारत को भारत मानने में। तो यही भाव तो उन्होंने प्रकट किया। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब छोड़िए, पर इसका मतलब ये नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है कि आप जुडिशरी पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल वहां पर जाकर उठाएंगे। मैं तो फैक्ट्स के साथ बात करना चाहता हूं। आप बोलते हैं बोलना ही नहीं है। आप भाई विपक्ष को आप बोलने भी नहीं देंगे। राजनीति कर रहे तो विपक्ष के बोलने का आप जवाब दीजिए ना, जो वो पॉइंट्स उठा रहे हैं कि इस देश में नफरत का माहौल है, इसका जवाब दीजिए। जुडिशरी पर आदिवासी, एक मिनट भाई, अल्पसंख्यक, हर्षवर्धन जी का बात कर गया तो शिवकांत जी का दोबारा जाना है मुझे, फिर नीरज जी तो बहुत देर से, बहुत सारे जवाब आपको देने। मैं तो सर देखिए, मैं तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल आदमी अपने आप को इसलिए मानता हूं कि मैं वही बात कोट करता हूं जो आप में से किसी ने बोली होगी। राहुल जी ने स्वयं बोला था कि अपनी पूरी यात्रा में 3000 किलोमीटर की, कि मुझे उन्हें कहीं नफरत नहीं दिखी, सब जगह उनको बहुत प्रेम दिखा था पूरी यात्रा के दौरान। आपने भी सुना होगा, कई बार बोला था उन्होंने। फिर कौन सी मोहब्बत की दुकान खुल रही है जब पूरे देश में ऑलरेडी मोहब्बत ही मोहब्बत चल रही है? तो हर्षवर्धन जी अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। जी देखिए, मैंने जो पहले कहा था उसको दोहराता हूं। नफरत अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो दो ही तरीका है उसको जांचने का। एक तो ये कि क्या मुसलमानों को कहीं मारा काटा जा रहा है, दंगा हो रहा है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप जब इसकी बात करते हैं तो 2014 के पहले दंगों की फहरिस्त मिलेगी। 2014 के बाद दंगे सुनाई नहीं देते हैं, न्यूनतम हो गए। दूसरा
क्या सरकारी योजनाओं में भेदभाव है? सरकार मुसलमानों को चिन्हित करके उनको घर, बिजली, पानी, दूसरा कनेक्शन या किसी भी तरह का लाभ या कोई सब्सिडी नहीं देती है? तो सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार डीबीटी के जरिए में है तो सबसे ज्यादा लाभ उसी को होता है। राहुल गांधी जी के मुताबिक अगर हम देखें तो चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, सबसे ज्यादा उनको पीड़ा की स्थिति में किस पार्टी ने रखा? कांग्रेस पार्टी ने रखा। और जो सबसे बड़ी बात है, जब ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं, तो भैया देखिए, ये नफरत का बाजार तो तब तक चलता रहेगा जब तक उस मोहब्बत की दुकान को सत्ता न मिल जाए, क्योंकि और कोई पैमाना नहीं है। वो लगातार जिस तरह से बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चली जी, कन्याकुमारी जहां से शुरू हुआ, वो विवेकानंद केंद्र जहां से शुरू किया था, वो संघ के प्रचारक थे एकनाथ राणा डे, उन्होंने उसको बनवाया था। जो जो कह सकते थे वो कहते, वो कह रहे हैं सारी संस्थाएं। अब आपको मैं एक घटना याद दिलाता हूं, ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं। दीपक मिश्रा सीजेआई थे, रंजन गोगोई सहित 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हल्ला कर दिया गया मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोह है। उसके बाद जब रंजन गोगोई निर्णय सुनाते हैं तो कहते हैं कि तो रंजन गोगोई भी अब उसी में शामिल हो गए जी। और क्या क्या शब्दावली न्यायालय के खिलाफ नहीं इस्तेमाल की। ये कुल मिलाकर राहुल गांधी को भारत में कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है। तो चूंकि भारत इस वक्त दुनिया की स्थिति बहुत अच्छी है। हर्षवर्धन जी, मुझे और आपका ऑडियो भी सही नहीं आ रहा, बार बार बीच बीच में ऑडियो आपका ब्रेक हो जा रहा है। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौट के तुरंत आता हूँ, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, राजनीति में आलोचना नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? मैं तो यही मानता हूँ भाई, विरोधी पक्ष जो है उसका काम है आलोचना करना, और करना चाहिए खूब कड़ी, तीखी, तथ्यात्मक आलोचना आप करिए, मज़ा उसी में आता, वरना हम शो कैसे करेंगे अगर वन साइडेड हो जाएगा। लेकिन उस आलोचना का भाव ये होना नहीं चाहिए कि आप बिलो द बेल्ट करें। जैसे आपने किसी राजनीतिक दल ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ताबूत का एक लगा दिया है ना, वो थोड़ा सा टेस्ट में बुरा रहा। फिर किसी ने नेहरू जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई, किसी राजनीतिक दल ने अपने ट्विटर हैंडल से, और मोदी जी का उनके पैर के पास फोटो लगा दिया। ये प्यार है क्या? ये मोहब्बत तो नहीं है। कम से कम छोटे से ब्रेक के बाद इस पर आगे बातचीत करेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है एक ऐसे मसले पर जो दो मुख्य राजनीतिक दलों के बीच में है, राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा, उन्होंने जहां बोला उस पर काफ़ी तीखी बहस चल रही है। नीरज मिश्रा जी और शिवकांत जी। नीरज मिश्रा जी, आपने बहुत सारे आरोप सुने, अभी गर्मा गर्म बहस भी हो रही थी, क्या कहना है आपका? ये जो फोटो बनाई थी आप लोगों ने ट्विटर हैंडल पे, ये कौन सी मोहब्बत थी? नीरज जी, पहले तो मैं CNBC TV 18 की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आपकी रिपोर्ट कहती है कि 1000 दिन से ज्यादा का समय US का वीजा लेने में भारत के नागरिकों को लगता है। किसी और की रिपोर्ट को आप ना माने, पर CNBC News 18 की तो मान ही लेंगे। दूसरी बात यह है, देखिए नीरज जी, हम लोगों ने हमेशा कहा है राजनीति में तो स्तर आपको बनाना ही पड़ेगा। आपने बड़े कन्वीनियंस के साथ 2 राजनीतिक दलों के बारे में तो कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, पर आपने ये क्यों नहीं कहा कि एक भाजपा का छुटभैया नेता कर्नाटक के चुनाव के दौरान कहता है कि जो देश के विपक्ष के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, खड़गे जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो दलित का बेटा, वो धरती पुत्र, उसको जान से मारने की बात कर रहे थे ये लोग। तो ये बात तो आप बताना भूल ही गए। अच्छा, ये इन लोगों ने जो राजनीति का जो स्तर कर दिया, छोटी सी बात बता दीजिए, कहां तक चलना है पीछे? मौत के सौदागर तक चलना है या और उससे पीछे से लें? कहां से लेना ये बता दीजिए, तो मैं वहीं से शुरू करूं। फिर मैंने आपको रिसेंट बताया है, उस समय फिर बहुत सारी, मतलब मैं इसलिए कहता हूं जब भी इस पर डिबेट आती है कि कहां से शुरू किया जाए ये बताओ अब खाली, तो मैं वहां से लेना चालू करूं कि पहले आपने बोला, फिर कौन पहले था, वहां से शुरू करा जाए। तो इसलिए उस बहस में मत पड़िए, मैं तो एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं जो भी हफ्ते भर पहले हुआ है। चलिए, हम लोग उस बहस में नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं आप, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा हूं, मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री बाय हार्ट रहती है। चलिए बताइए कहां से शुरू किया है। नीरज जी, ऐसा है, शहजाद जी ने कुछ सवाल पूछे और तथ्यों के हिसाब से मैं भी सवाल पूछ लेता हूँ। शहजाद भाई, मुझे बताइएगा कि देश में LPG का जो दाम है वो क्या 170% नहीं बढ़ा है 2014 से? क्या जो पेट्रोल का दाम है वो 57% नहीं बढ़ा है? जो डीजल का दाम है वो 78% नहीं बढ़ा है?
जो सरसों का तेल है वो 58% नहीं बढ़ा है, जो आटा है वो 56% नहीं बढ़ा है, और जो दूध है वो 51% नहीं बढ़ा है। ये कुछ चीजों के दाम है। और इसके साथ साथ क्योंकि सजाद जी लग रहा है आज बजट निकाल लेंगे, बार बार निकाला, तगड़ा माल निकाला है। तो नीरज जी मैं आपको एक बात बता देता हूं। हाँ। नीरज जी बार बार उद्योगपतियों के बारे में राहुल जी की जो राय है उसके बारे में कई टिप्पणियां हुई। आप क्यों भारत जोड़ो यात्रा का एक अंश याद रखते हैं और एक भूल जाते हैं? राहुल जी ने क्या कहा? हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ उस कार्टेलाइजेशन के खिलाफ हैं जहां पर एक उद्योगपति मित्र गौतम भाई जिनकी संपत्ति 1225%, सुनिए 1225% पिछले 5 साल में बढ़ी है। हम तो उस उद्योगपति के खिलाफ है जिसने वो कार्टेलाइजेशन किया, जिसके लिए नियमों को तोड़ा गया और जिसके 20,000 करोड़ के ऊपर अब सवाल है। तो ये सवाल है। नीरज जी सर सुनो ना, क्योंकि वो मामला अभी कमेटी है, उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसमें उनको क्लेम, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अंडर ट्रायल में है, तो पता नहीं उसमें क्या फैसला आएगा। मैं खाली 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। आप ही लोग कह रहे थे ना कि LIC और SBI डूब गए, उसके बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो सब पैसा पलट गया भाई साहब, पहला। और दूसरा, वही दोनों लोगों के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गलबहियाँ करके उद्योग लगाया आपने, उसी कार्टेल के एक आदमी के साथ। तो उस बहस में मत जाइए। सजाद जी ने कुछ कागज पत्तर खोल लिए जवाब देने के लिए, बताइए सर, जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, कांग्रेस वाले ने सही कहा कि आटा का दाम जो है 42 या 50% उन्होंने बढ़ा है। उन्होंने कुछ और भी दाम गिनवाए, 57% पेट्रोल का दाम बढ़ा है, ये भी हकीकत है, मैं इसको मानता हूं। पर नीरज जी अब थोड़े पूरे आंकड़ों के साथ बात होगी। 2004 से 14 के बीच आटा का दाम जो बढ़ा 170% बढ़ा, आज 42% बढ़ा है। 2004 से 14 के बीच शुगर का दाम बढ़ा 480% बढ़ा, आज वो 10% बढ़ा है। 2004 से 14 के बीच राइस का दाम बढ़ा 150% बढ़ा, आज 37% बढ़ा है। दाम तो बढ़ते हैं पर किसके समय पर कितना बढ़ा है जरा देख लीजिए। वीट का दाम 176% इनके समय पर बढ़ा, आज 36% बढ़ा है। LPG के दाम की बात की नीरज जी, इंडियन का या किसी का भी वेबसाइट खोल दीजिए, कॉस्ट टू टैक्स पेयर 2014 में 14 किलो का सिलेंडर 1241 रुपीज, आज वही सिलेंडर 1100 रुपए। तो LPG के दाम बढ़े हैं या कम हुए हैं? कॉस्ट टू टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं। अब आते हैं बयान मूल मुद्दे पर कि मैं एक स्टेटमेंट, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, वो सुनिए जरा, क्योंकि मुद्दा जो है उससे भटकना नहीं है। सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैं नीरज जी कहता हूं कि आप भाजपा को, मोदी जी को, मौजूदा सरकार को 1000 गाली दो, पर राहुल गांधी का यह कहना कि सेना हमारी पीटी जा रही है चीन के द्वारा, या उनका विदेशी धरती पर जाकर हस्तक्षेप की मांग करना, मैं केवल इस पर हूं कि क्या विदेशी भूमि पर या कहीं पर भी इस प्रकार की टिप्पणी हमारी संस्थाओं के खिलाफ की जानी चाहिए? कांग्रेस के नेता को केवल इसका जवाब देने दीजिए। नीरज जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड फिर मैं शिवकांत जी के पास जाऊंगा। नीरज जी ऐसा है, शहजाद भाई 6 महीने पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ के आ गए। मैं एक आंकड़ा और सामने रख देता हूं कि हम लोगों ने जो 2014, सुनिए ना, देखिए देश के अंदर कृषि जो मजदूर हैं उनकी आय में वृद्धि हुई 0.8%, जो गैर कृषि मजदूर हैं उनकी आय में वृद्धि हुई 0.2%, और जो निर्माण कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके में तो बेचारों की कोई वृद्धि नहीं हुई, कमी हो गई 0.02%। अब जो शहजाद भाई आंकड़े लाए थे, अब इनको कहिए कि 2004 से 2014 तक इन सेलेक्टेड ग्रुप्स की आय में कितनी वृद्धि, और उसके हिसाब से बात करें, क्योंकि ये पुरानी स्क्रिप्ट जब कुछ नहीं मिलेगा तो यही बात करेंगे। और जब आपने चीन की बात कर दी शहजाद भाई, तो आज बताइए पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 लद्दाख के अंदर आज भी भारत के सैनिक जो हैं वो पेट्रोल क्यों नहीं कर पाते? चीन वहां कैसे घुसकर बैठे? अरुणाचल प्रदेश और नीरज जी रुक जाइए, अभी शिवकांत जी के पास जाने दीजिए। शिवकांत जी, आपने सुनी, प्रवक्ताओं को भी सुना और हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्रों को भी सुना। इस पूरी बहस का लब्बो लुआब क्या है कि इलेक्शन है इसलिए मुझे किसी भी हद तक जाना है, और मूल प्रश्न वही है कि आप बोलते बोलते वहाँ तक मत पहुँच जाएं कि आपको फिर दोबारा उस पर जो है दिक्कत होने लगे। ऐसा आप अपनी बात रखिए, मैं खाली एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि बहुत महंगाई है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल की ना बिक्री
महीने दर महीने 6-7% बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आता है कौन लोग खरीदते रहते हैं, कौन धन्ना सेठ है जो पेट्रोल रोज खरीदते रहते हैं। शिवकांत जी आप शुरू करिए। उसकी एक वजह ये है कि ये जो मतलब तर्क दिया जा रहा है महंगाई बढ़ने का, इसका दूसरा पहलू ये है कि 2014 के जो 100 रुपए हैं वो आज के 165 रुपए के बराबर है। तो साथ साथ जो है रुपए की जो बाइंग पावर है वो भी घट रही है। अब इसमें नुकसान सबसे ज्यादा गरीब का होता है, ये मैं मानता हूँ। और भारत में जो विषमता है, विषमता अमेरिका में भी है। ये भी विडंबना की बात है कि आप भारत की आर्थिक विषमता की बात वहां जाकर के कर रहे हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता है। उस लेकिन उनके यहाँ न्यूनतम आय स्तर है एक अच्छा, जो हमारे यहाँ नहीं है। और उसको हटाने का एक ही तरीका है, आप जो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी मिनिमम आय निर्धारित करें। आप हमेशा किसान की बात सुनते हैं, उनके पीछे लामबंद हो जाते हैं। किसान खेत में जो मजदूरी करता है उसको मजदूरी आज भी 350 रुपया मिल रही है। उसको मजदूरी 1000 या 1500 क्यों नहीं मिल रही? आप उसको 1000-1500 मजदूरी रोज की देना शुरू करें। आप जो मजदूरी जो सड़क बनाने आता है उसकी मजदूरी बढ़ाएं। तो ये जो सर्विसेज हैं इनकी जब तक न्यूनतम आय आप नहीं करेंगे तब तक आपकी जो आर्थिक विषमता है वो नहीं जाने वाली। और इसको बढ़ाने का मतलब ये है कि महंगाई और बढ़ेगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। अभी तक तो चीजें महंगी है, उसके बाद सेवा महंगी होगी। यहाँ जो यूरोप में और अमेरिका में क्यों सेवा महंगी है, क्यों आदमी महंगे हैं, क्यों काम जो है बहुत सोच समझ के दिया जाता है? क्योंकि वो पैसा मांगते हैं जी। तो ये तो दुधारी तलवार है, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो प्यार मोहब्बत की बात किस देश में जाके कर रहे हैं, जहां पिज्जा डिलीवरी वाला दरवाजे पे नॉक करे तो उसको गोली मार दी जाती है, काले बच्चे को, जहां कालों को जो खुलेआम कुचल दिया जाता है, जहां कोई सुनवाई नहीं है, उस देश में जाकर के आप अपनी नफरत की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ तो नफरत कुछ भी नहीं है, जो अमेरिका में नफरत है। और किसके सामने कर रहे हैं? भारतीय प्रवासियों के सामने कर रहे हैं। वो उस नफरत को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं वहां पर, कहते नहीं है लेकिन उनको झेलना तो पड़ता है ना। तो वो उसके आड़े आ रहे हैं। या तो आप नीति निर्माताओं से जाकर के बात करें, तो कहाँ क्या बात रख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में जाकर के वो बिजनेस प्रिय देश है, वहां जाकर के आप कारोबार की बात करते हैं। वहां जाकर के जो आपने लंदन में बात की थी, कहा था कि सारे निर्माण चीन जा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस सदी की, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए ना कि चीन से वो निर्माण भारत कैसे लाएगा, आप कैसे लाएंगे, अमेरिका कैसे लाना होगा, आप अमेरिका की कैसे मदद करेंगे? इस तरह की बात क्यों नहीं करते आप कोई नीति लेके जाते? आप ये क्यों नहीं बताते कि हम जब आएंगे तो विषमता दूर करने के लिए आप मिनिमम आय जैसी कोई चीज लागू कर देंगे? आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने ये भी नहीं कहा बढ़ाएंगे, आपने ये भी नहीं कहा कारोबार कैसे बढ़ाएंगे। सर इस तरह की बातों से ना गैल्वेनाइजेशन नहीं होता, वोट कहाँ मिलेंगे? ये बात आपने ठीक कही। मैं इसकी असली जड़ बताता हूँ। देखिए 1 मिनट दीजिए मुझे। 30 सेकंड। अमेरिका में जो प्रवासी समुदाय है उसमें 50% हिंदू हैं, 18% ईसाई हैं, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, 5% सिख हैं, 10% मुसलमान हैं और 10% ऐसे हैं जो किसी मतलब अपना धर्म डिक्लेयर, तो आधे जो है वो डिक्लेयर्ड हिंदू है। उनमें से अगर आप दलितों में फूट मतलब हिंदुओं में फूट डाल देंगे वो तो डलेगी। तो उसमें से 32% निकाल लें तो प्रवासियों में 60, 65, 70% जो है वो आपका धड़ा हो जाता है। तो आप प्रवासियों में जीत गए। ये केवल मुझे लगता है कुल मिलाकर के उनका जो लेकिन शिवकांत जी ये सारी स्ट्रेटजीज है, ठीक है जो भी आप बात करें, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मुझे आज तक ध्यान नहीं कि कोई बहुत डिस्टर्ब कंट्री भारत में आई हो, इवन श्रीलंका भी बिल्कुल तबाही के दौर पर था, वो भी नहीं आके अपने आगे बुराई कर रहा था कि हमारे राजपक्षे जी ने क्या कर दिया, या कोई भी कंट्री आके आपसे ये नहीं कहती। ये पॉलिटिकल इश्यूज आप अपने घर पे रखिए, इकोनॉमिक इश्यूज बात करिए और ये अपने एजेंडे को आप बताइए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये विज़न है अगले 10 साल 20 साल का, रादर कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की जो बातें करना। बहरहाल ये चर्चा भी चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसी चर्चा हमें ना करनी पड़े, मैं तो ये विश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।